साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारड़ा, जैसलमेर से। दोस्तों, सबसे पहले तो वही हाथ जोड़ के विनती रहेंगी, जितना हो सके वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, ताकि ये जो जयश्री नामक बच्ची है, इस बच्ची के जीवन में हम कुछ रंग भर सकें, कुछ अपना सहयोग कर सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो इसमें जो भी उनका दिया हुआ है वे ऑफ पेमेंट, तो लोग 2 रुपये, 1 रुपया, 10 रुपया जो भी देंगे उसका जीवन बचेगा और इसका पुण्य का लाभ आप सभी को मिलेगा। दूसरा, आज के मंथन में हमारा एक ही सब्जेक्ट है कि आखिर ORP में हम एक कैसे हो सकते हैं। एक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिसकी सबसे जो दिक्कत है वो है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसकी पीछे टेबल दी है। आप प्लीज़ 2 मिनट निकाल के वो टेबल देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी बात है कि हम कमज़ोर क्यों हैं। तो हमारा कमज़ोर होने का सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग सैनिक हैं वो सारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो समझ पाएँ, टेबल को समझ पाएँ या हमारे कहने से भी समझ पाएँ। उनके अंदर इतना संतोष है कि पहली बात तो पुराने जितने भी सोल्जर है वो सारे के सारे सिपाही, नायक, हवलदार से गए हुए हैं या ऑनररी नायक सूबेदार या सूबेदार से भी गए हुए, तो उनको ज़्यादा वो नहीं है कि भाई हमें जो क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए। उनके पास वो छोटा वाला मोबाइल है, तो बस उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि 10 साल के बाद में रिवीजन होकर उनका पेमेंट बढ़ता था, तो 10 साल में एक थ्रस्ट लगता था, उससे वो खुश होते थे। अब उनको साल में 2 बार थ्रस्ट लग रहा है, तो वो तो चाहे 500 का लगे, चाहे 700 का लगे, चाहे 1000 का लगे, वो तो उस थ्रस्ट में खुश है। उनको ये नहीं पता कि भाई हमारे समकक्ष लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो सबसे बड़ी ये जो अज्ञानता हमारी दुश्मन है। दूसरा सबसे बड़ा संचार साधन। संचार साधन का मतलब ये है कि जितना भी हम 2 साल से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जितने मुखर हुए हैं, ये बात गांव, जो क्योंकि सैनिक पूरा का पूरा 70% गांव में बसा हुआ है, गांव में, तो वहाँ पर पहली बात तो या तो टावर नहीं है जैसे हमारे रेगिस्तान में है, या अगर टावर है तो कहीं टीले में चढ़ना पड़ता है, तो वो छोटा वाला मोबाइल है। टीवी का कोई वो है नहीं कि वो वो पकड़ सके। तो टीवी अगर खोल भी लेगा तो नेशनल मीडिया, अखबार, हमारा जितना भी एजिटेशन या हमारी आवाज़ है वो कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कभी आई नहीं, ना इलेक्ट्रॉनिक में आई, ना अपना ये प्रिंटिंग में आई है। तो जब हमारी आवाज़ ही मीडिया में नहीं है तो उन तक बात पहुंचेगी कैसे। वो बस साधन हम ही हैं जो मोबाइल पे डालते हैं, तो वही हमारे 1-1.5 लाख आदमी हैं जो हम सभी के सब्सक्राइबर हैं, हम सभी को सुनते हैं। वो जितने हम 400-500 यूट्यूबर जो सेना के हैं, वो उसके सारे कॉमन वो सारे के सारे कॉमन हमारे सब्सक्राइबर है। जो लोकेंद्र साहब के अगर 14 लाख है तो उनका भी सुनते हैं, मेरे 700-800 तो मुझे भी सुनते हैं। बंदे वही है, कोई दूसरे नहीं है कि भी अलग से मेरे अलग है, उनके अलग है, सैनिक पाठशाला के अलग है, या सैनिक जीवन के भदौरिया साहब के अलग है। बंदे वही है। वो दिन में ज़रूर 4-5 वीडियो जो अच्छे लगते हैं उनको सुन लेते हैं, वो कोई अलग अलग नहीं है। तो कहने का मतलब है कि संचार साधन की कमी से हमारा ये भी है जो हम जोर नहीं पकड़ पा रहे हैं अपने आंदोलन को। तीसरा सबसे बड़ा कारण है DGR के अंदर 0% हिस्सेदारी है हमारी। DGR का जो कमांड है वो अफसरों के हाथ में है। उनके पास से जितने भी DGR के रीसेटलमेंट के जितने भी आगे के जो भी प्रोसेस है, रास्ते हैं, वो सारे सेवानिवृत्त अधिकारियों की मुट्ठी में हैं। और जब उनकी मुट्ठी के अंदर है तो वहाँ पर हमारे जितने भी जवान हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे नए हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी अगर चाहिए 10,000, 15,000, 20,000 की, तो वो भी उन पूर्व अधिकारियों के हाथ में ही है। तो बंदा मजबूर होके उसके अंदर उसको जाना ही पड़ता है, और वो वहाँ जाके बंदोगरी में हो जाता है, वो बंधुआ मजदूर हो जाता है, तो वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक लालसा। अब इस तरह से हो चुकी है कि सैनिकों को ये जो संगठन बनाए हैं, या जो ये प्रकोष्ठ बनाए हैं, ये प्रकोष्ठ सैनिकों को ले डूबे हैं।
और सैनिकों ने भी बड़ा जिगर खोल के इन प्रकोष्ठों में भर्ती हो गए, कोई बीजेपी में, कोई आप में, कोई कांग्रेस में, किधर ही। वो अपना खुद का अस्तित्व जो उनकी पहचान थी एक सैनिक की, वो खो के वो राजनीतिक बना दी। और राजनीति में सिवाय एक नेता को छोड़ के किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये कटु सत्य है, कटु सत्य है, किसी को नहीं मिलता। लेकिन हमारे सैनिक नहीं मानते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि भाई हम तो इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं और ये पार्टी रूल करेगी, पता नहीं हमारे को सोने और चांदी के हमारे को अपने महल मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा मतलब ये। फिर जो अधिकारी है, तो अधिकारी को कर्नल रैंक से आगे बढ़ते ही ये जो प्रेजेंट सरकार आज 10 साल से 11 से इन्होंने बना रखा है कि आने वाले समय में जो भी अच्छा काम करके बाहर आएगा उनके लिए राज्यसभा तैयार है और राज्यपाल की पोस्ट तैयार है और अच्छे अच्छे ओहदे तैयार है। बस आपने अंदर बंदों पे कंट्रोल रख के हमारी तरफ उनको डाइवर्ट रखना है, बाहर आओ तो भी आपको हमारी तरफ डाइवर्ट करना है। बस ये उनको चाहिए अपना वोट बैंक, जो ये अफसरों के माध्यम से साध लेते हैं और साधने के बाद में हम भी बह जाते हैं। और ये कटु सत्य है, चाहे कोई जवान बोले कि नहीं मैं तो किसी का नहीं हूँ, वो झूठ बोल रहा है। तो ये अभी आप आगे एक क्लिप देखेंगे कि जहाँ एक 30 साल का सूबेदार साहब है, ऑनरी सूबेदार मेजर है, फिर भी अपना आगे ऐसा तो लगाएगा कि उसको ऑनरी सूबेदार मेजरी मिली है तो सूबेदार मेजर लगा रहे हैं। वो बंदा पूरे देश को संदेश दे रहा है, क्योंकि वो भी 7 नवंबर को वो पिट्ठू बन के आया था वहाँ पे साथ में। तो जहाँ जिस होटल में वो चाय पानी था उसी होटल में एक बाइट रखी गई, तो उसने बाइट दी और वो कितनी प्रशंसा कर रहा है कि मतलब सरकार ने और ये वो जो कुछ भी वो बोल रहा है, वहाँ तो वो इतना संतुष्ट है और यहाँ हम अपना मुंह काला करके बैठे हैं। दूसरी तरफ वो क्या संदेश दे रहा है, अपने आगे सूबेदार मेजर लिख रहा है, तो लिख तो रहा लेकिन तेरे वो सूबेदार मेजरी जो ऑनरी तेरे को मिल रही है, हमने पे कमीशन 6 से ये बड़ी तरह से आवाज़ उठा ली है कि अगर या तो आप है जो आफ्टर रिटायरमेंट हमारे को ऑनरी दो मत। किसने मांगी आपसे, किसने मांगी, क्यों दे रहे हो जब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। पीपीओ में वो रैंक ही नहीं लिखी जाती है। जब पीपीओ में वो रैंक नहीं लिखी जाती तो फिर आप क्यों गजट निकालते हो भाई? किसके सूबेदार की पीपीओ के अंदर सूबेदार मेजर रैंक लिखी हुई है भाई? वो तभी लिखी जाएगी कि जब उसका पेमेंट होगा। ऑनरी वाले एक्टिव वाले की रैंक लिखी जाती है। अब आप जाके जब अब क्या हो गया, आप जाओगे कैंटीन के लिए भी तो वही बोलेंगे भाई पीपीओ में जो रैंक है वही रैंक लिखी जाएगी। तो जब उस रैंक का हमें फाइनेंशियली कोई बेनिफिट ही नहीं है तो फिर आप दे क्यों रहे हो? उसको बंद करो, उसको आपसे मांगी भी नहीं है और दे रहे हो तो चाहे 5, 25, 20 जो भी देना आपने उसके साथ पैसा दो और उसको पीपीओ के अंदर ऐड करो, उसकी आइडेंटिटी ऐड करो ताकि वो अपने रैंक के आगे लिखे ऑफिशियली कि पीपीओ में लिखी हुई है इसीलिए। अदरवाइज वैसे कोई लिख रहा है तो लिख रहा, ठीक है, कोई पूछ नहीं रहा है। अगर कोई पीपीओ के साथ में जाके वहाँ बोलना तो अंदर से आवाज़ आएगी, अरे भाई साहब इसमें सूबेदार लिखा हुआ है, आप कहाँ सूबेदार मेजर है? होगी नहीं बेइज्जती? मतलब करा दी ना आप बेइज्जती। किसने कही? सरकार ने करवाई, क्योंकि पीपीओ में वो है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ हम तो लड़ रहे हैं इस बंदे के लिए और ये बंदा बोलता ना, आगे आप क्लिप में सुन लेना। अब मैं आपको एक ठोस ये ओआरओ के ऊपर जितनी जलेबियां हैं उन सबको हाथ जोड़ता हूँ, साथ में सारे जितने भी हमारे अकाउंटेंट है फौज के जो यूट्यूबर है उनको भी हाथ जोड़ता हूँ कि या तो अपने जो चीज़ें हैं उसको चीज़ों को सरकार तक पहुँचाने का साधन ढूंढो या फिर ये ब्लैक बोर्ड छोड़ दो। आप लोग क्यों लोगों के दिल के अंदर आप दर्द पैदा कर रहे हो भाई? साला एक तो कम से कम डाटा खर्च करना, उसके बाद में एक पैसा मिलना नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती ये करता हूँ कि आप ऐसा मतलब एक रास्ता अपनाओ कि आपकी बात उस एजेंसी तक पहुँच जाए और वो है हैशटैग। आप उस एजेंसी को हैशटैग कीजिए बस, ओनली एक नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप करते रहिए, आपकी आवाज़ एक दिन पहुंचेगी, ये श्योरिटी है। ठीक है ना? अब मैं मेरा अपना जो मेरा पेज था फेसबुक का
जब मैंने 7 तारीख को शाम को जब चढ़ाया, 7 तारीख को शाम 6 तारीख को शाम को चढ़ाया कि कल ये है, तो वो मैं मेरा फेसबुक पेज के ऊपर वो ज़्यादा गया, उसमें मेरे फ्रेंड्स भी ज़्यादा है और साथ में थोड़े बहुत फॉलोअर भी है। तो वो मेरा पेज के अंदर मैंने डाला कुछ और था और उसके जवाब के अंदर थोड़ी देर के बाद में मेरा पेज ब्लॉक कर दिया जाता है, पेज ब्लॉक कर दिया जाता है। जब पेज मेरा ब्लॉक हो गया तो उसको कब 7 और 8 2 दिन रखा है, वो भी लिखा है कि ये 8 तक रहेगा, 9 को ये पेज खुल जाएगा। आप पीछे उसकी भी फोटो देख लेना कि 9 को ये खुल जाएगा, ठीक है ना। और उसमें कारण क्या देते हैं कि जो मेरी डीपी है, जो मेरी फ़ोटो है, वो इसका कारण है। क्यों भाई, मेरी फ़ोटो ऐसी क्या ख़राब है जो कारण है? या कोई चाइल्ड का कोई सेक्सुअल हरासमेंट है? अभी मैं क्रिएटर हूँ नहीं हूँ, मैं ऑथर भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं अगर जो क्रिएटिविटी मेरी है उसकी ऑब्जर्वेशन तो वो फिर मेरे को मेल के द्वारा भेजो ना कि भाई ये आपकी इसकी वजह से क्या, मेरे को वो दे क्यों नहीं रहे हो आप? मैंने मेल किया, मुझे नहीं दिया कि मेरी ऐसी कौन सी पोस्ट है जो पोस्ट आपके गाइडलाइन के अगेंस्ट में आती है, नहीं दिया। उनको तो ये 2 दिन बंद करना था फेसबुक का, चलो ठीक है, हमारा जो भी था जिधर से मैसेज चला गया। तीसरा, कोई भी संगठन अपने आप को बड़ा ना समझे, कोई छोटा ना समझे। सभी संगठनों ने में से सबसे ज़्यादा जब ये ब्लैक डे वाली बात जाती है तो जैसे इंडिविजुअल आदमी की अपनी होती है कि किसी से बने या न बने, लेकिन अगर वो आदमी काम अगर सही कर गया है तो उसका क्रेडिट उसको जाना चाहिए। जैसे कि ये ब्लैक डे की सबसे पहली आवाज़ निकाली थी साउथ से मोहन रंजन ने, और उसका वीडियो जब साउथ से वायरल होता होता हुआ नॉर्थ में आया, और नॉर्थ के भी कुछ यूट्यूबर्स ने अपने अपने जो उनको पूछा या अपने जो भी जो संगठन के अधिकारी थे उनको मोटिवेट किया, कैसे भी किया, और 6 तारीख को रात तक भी डिक्लेरेशन हुआ कि कल काला दिवस मनाएंगे। लेकिन हु इज़ द इनिशिएटर? मिस्टर कॉर्पोरल जो अपने मोहन रंजन इज इनिशिएटर। तो ये जो काला दिवस का जो क्रेडिट जाता है ये मिस्टर मोहन रंजन को जाता है, वो मेरी तरफ से जाता है। लेकिन मेरी और उसके बीच में अगर कोई सैद्धांतिक ऐसा है तो हमारा पड़ा है और वो चलता रहेगा। वो मेरे को क्रिटिसाइज करेगा, मैं उसको करूँगा, वो हमारे वैचारिक मतभेद है। लेकिन जो सैनिक कम्युनिटी के लिए जो उसने अच्छा काम किया है, जैसे मैं उसकी मैथ के लिए भी बोलता हूँ कि जो आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको कम से कम वहाँ PCDA के बाहर टेबल लगानी चाहिए कुछ दिन के लिए, या जहाँ भी आप सेवाएं दे सकते हो, क्योंकि जो आपकी क्वालिटी है उसके लिए तो कोई कहने का मतलब ही नहीं कि भी आपकी क्रिटिसाइज का। हम सर वो करें कि आप इतने बुजुर्ग होके ये जो छोटी वाली जो बातें जो ये यंग एज के लड़के कर रहे हैं, इनके साथ में आपकी शोभा नहीं देती है। बाकी आपकी मर्जी, आप करते रहो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो गलत हो वो गलत कहेंगे, जो सही है वो सही को सही कहेंगे। अब मैं एक ठोस बात कहता हूँ कि ये सारी मैं जलेबी को दरकिनार करते हुए आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। हम लोग सेना में नौकरी 15 साल करें, 20 साल करें, 24 साल करें, 30 साल करें, 33 साल करें, हमारी तनख्वाह बढ़ती है हमारे रैंक के इंक्रीमेंट से, हमारे रैंक के इंक्रीमेंट से। वही होता ना, इस एक पे कमीशन से दूसरे पे कमीशन से रैंक का इंक्रीमेंट हमारा पेमेंट बढ़ाता है। DA बेसिक में पहले तो कभी मर्ज होता नहीं है, वो आपको भी मिलता है, पेंशनियर को भी मिलता है, तो DA को भी साइड में कर दो। क्लास पे सर्विस वाले को मिलती है और हमारे को ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 20, 30, 40, 50, 100 रुपये तो वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इंक्रीमेंट है, जैसे पे कमीशन में डिक्लेयर कर दिया 3% है साल का, तो अगर 10 साल में अगर मान लो ये मना रहे थे खुशी, तो 30% हमारा हो गया था। तो अगर मान लो सरकार बिल्कुल ही पक्षपात रहित अगर अपना ORP दे, तो सबसे पहले सरकार को इस 30% का 15% हर रैंक को ऐड कर देती भाई। पहले वाले 5 साल में 7.5, दूसरे वाले में 7.5। आज हमारी जो बेसिक 7th पे कमीशन में 16 में लगी थी, उससे हमारा जो बेसिक से 15% ऑलरेडी हमारा पेमेंट बढ़ जाना चाहिए था। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। क्यों कि अंदर वाले का 10 साल में 15% बढ़ा है, 1 से लेके और 1 जनवरी तक 26 तक उसका 15 बढ़ जाएगा। तो आपने 14 में दिया तो उसका ले लो। लेकिन
30% हमारा आपको देना चाहिए था। जब सर्विंग वालों को आपने 30% दे चुके हो, 110% दे चुके हो, तो आपको सबसे पहले हमारे को इक्वल रैंक, इक्वल सर्विस सब बराबर करना चाहते हो, तो आपको 7.5 यानी कि 15% तो हमारा बनता था। आज हर एक रैंक का 15% पेमेंट बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा है तो कोई ओआरओपी नहीं है। क्यों? कि जो बेसिक पेमेंट बढ़ने का जो फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल जो बिंदु है, तत्व है, घटक है, उस घटक को ही अगर आपने हटा लिया है तो फिर आप हमें क्या एक वन रैंक में पेंशन देंगे? क्या देंगे? जो मेन बिंदु इंक्रीमेंट है पेमेंट बढ़ने का, उसको आपने ओआरओपी से आउट कर दिया, तो क्या रह गया? कुछ नहीं रहा हमारे पास में। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पहले इस घटक से जो हमें मिलता है वो दो, उसके बाद में अगर कोई बढ़ोतरी है तो उसको ऐड करो, ठीक है ना? अगर नहीं करते हो तो अब हम सब ने मिलके इस पॉइंट को हमने आगे रखना है कि भाई आंख मूंद के पहले हमारा जो बढ़ने का जो सबसे मुख्य जो घटक है, जो गुणांक है, वो हमारा इंक्रीमेंट है। पहले आप सबसे पहले इसको लो, उसके बाद में फिर अपनी जलेबियाँ जैसी बनानी वैसी बनाते रहना। अब आगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो आप आगे देख लेना, एक टेबल के अंदर मैं अभी नहीं बोलूँगा, सिर्फ उसमें इतना ही है कि एक सिपाही की टर्म्स एंगेजमेंट क्या दी है और अपना सूबेदार मेजर या ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की क्या दी है, और उसके बाद में तीनों सेनाओं में कैसे दी है। तो जब ये नहीं है और इसके अनुसार कल को आपका, क्योंकि अब पे कमीशन तो आपको मैं 1000% बोल रहा हूँ कि पे कमीशन नहीं आएगा, 8वां नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ना है, तो फिटमेंट फैक्टर को के अंदर अगर मान लो जो ओआरओपी 3 का टेबल पकड़ लिया गया, ठीक है ना, 3 का टेबल पकड़ लिया गया, तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे मतलब हमारी बढ़ोतरी होगी, वो फिर भगवान जाने है, वो फिर भगवान जाने। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण मैंने बताया था कि 2.5 से उनके बाद में भी जो हमारी वास्तविक बढ़ोतरी हुई थी वो सिर्फ 14% हुई थी, 14। इसकी ज़्यादा उम्मीद तो बिल्कुल आप करिए ही मत। क्यों? कि भाई पे कमीशन में एक पीछे का जो क्लाउज है उसमें ये भी तो क्लाउज है ना कि 10 साल तक आपका डीए 100% बढ़ जाना चाहिए। सरकार कल को इस बात पे भी आ सकती है कि जब तक 100% डीए नहीं होगा तब तक हम पे कमीशन नहीं बैठाएंगे। पे कमीशन का जो गठन सबसे पहले हुआ था उस टाइम के अंदर, बाद में जब चौथा हुआ था तो 5वें के अंदर आप पे कमीशन का गठन की जो प्रक्रिया के अंदर क्लाउज देखिए जिसके अंदर डीए को 100% ऐड किया गया कि भाई 100% जब हो जाता है तो तभी लागू हो जाता है, ठीक है ना। 10 साल पीरियड है, लेकिन उस 10 साल में 100% हो जाना चाहिए। आज तक के हर एक पे कमीशन में हो गया था, आज तक के हर पे कमीशन में 100 से ऊपर निकल गया था, कभी भी नीचे नहीं रहा। लेकिन ये पहला है जो 70 भी नहीं पहुंचेगा। अब सरकार के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा क्लाउज पकड़ ले वो। अगर वो पकड़ ले कि जब तक ये 100 नहीं पहुंचेगा तब तक पे कमीशन नहीं बैठाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। 10 साल वाला क्लाउज है तो यहाँ पर ये 100% वाला आपका डीए नहीं बढ़ा अभी तक। और डीए बढ़े कैसे? जहाँ 65% जो हमारी कंज्यूमर की आइटम थी उसको निकाल दिया, तो विदाउट कंज्यूमर आइटम हमारी 35% थी, अब उसको ले लिया 65 की जगह, 65 ले लिया 35 की जगह पे, तो आपका कहाँ बढ़ेगा? 3 महीने में आप 1.5% बढ़े, अभी 1.5% आगे ले लो, तो 3 से ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक फिर अगला आप आगे का पकड़ लेना दिसंबर तक का, तो आप समझ लो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 53 से 56, 56 से 60 में आपका डब्बा गोल है। तो इसलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए, वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे क्लिप्स भी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाएं। और विशेष तौर से जयश्री नामक जो बच्ची है जिसका 14 करोड़ का इंजेक्शन आना है, वो हम सैनिकों को प्रण लेना चाहिए कि वो हमारी बच्ची है, अपनी पोती है, अपनी बेटी है, उसका जीवन बचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।